गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस ये विजन की 5 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए गाइस हम अपनी फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द 2 न्यू PLI स्कीम्स नोटिफाइड टू पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है GS3 इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। देखो गाइस हम डे आफ्टर डे PLI स्कीम पढ़ते ही रहते हैं। दैट इज़ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। आपको पता ही है इसका मेन एम क्या है, सो दैट हम इंडिया की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम बूस्ट कर सकें। फाइन। और ये किसके अंडर शुरू हुई थी? अंडर भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर। फाइन। तो चलिए हम अब चलते हैं वो कौन कौन सी 2 स्कीम है। एक तो है टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट है, दूसरी है वाइट गुड्स। वाइट गुड्स जैसे एसीज हो गए, दैट इज एयर कंडीशनर्स हो गए एंड LED लाइट्स। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट में ऑब्जेक्टिव ये कि हमें क्या करना है, टेलीकॉम सेक्टर में या फिर नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में जो भी हमारे इक्विपमेंट्स लगते हैं उसमें हमें इंडिया को क्या बनाना है, एक मैन्युफैक्चरिंग एक लीडिंग कंट्री बनाना है। फाइन। टू मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स। टाइम लेने फंडिंग क्या है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, नियर अबाउट 12,195 करोड़ रुपीज़ क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे, जिसमें से जो 1000 करोड़ रुपीज़ होंगे वो हम स्पेशली MSMEs के लिए एलोकेट करेंगे। और ये जो जितने भी हम करोड़ रुपीज़ एलोकेट कर रहे हैं वो 5 साल के लिए ना, दैट इज़ द 2021 टू 2025 2026 तक। फीचर्स क्या हैं, ये सभी MSMEs दैट इज़ द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एज वेल एज जो नॉन MSME कंपनीज हैं उन सब के लिए ओपन है। मतलब कि जो भी इन प्रोडक्ट्स को बनाना चाहते हैं वो बना सकता है, वेदर इट इज़ MSME और नॉट, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कंपनीज। लेकिन जो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होगी उस MSME की वो 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए और नॉन MSME की 100 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। फाइन। बेनिफिट्स क्या, ऑफ कोर्स देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम डोमेस्टिक कंपनीज और जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उन सबको इनवाइट करें कि आप आओ और हमारे इंडिया में टेलीकॉम इक्विपमेंट्स आप क्या करो, मैन्युफैक्चर करो। फाइन। तो बेनिफिट ये कि इससे हमारे इंडिया में 3000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट आ सकती है और ऑफ कोर्स इससे प्रोडक्शन बढ़ेंगे और हमारे जो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे नियर अबाउट 2 लाख करोड़ तक के अगले 5 सालों में। और इससे ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, चाहे वो डायरेक्ट जॉब्स या फिर इनडायरेक्ट जॉब्स, दोनों के दोनों क्रिएट होंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाइट गुड्स। अब आपको समझ आई है को देख के, इसमें ये कि हमें क्या करना है, अपना कंप्लीट कंपोनेंट इकोसिस्टम इंडिया में क्रिएट करना है सो दैट इंडिया को भी हम जोड़ सकें ग्लोबल सप्लाई चेन में। इसके लिए हमने जो पैसे लोकेट किए हैं वो नियर अबाउट 6238 करोड़ रुपीज़ की हैं। और अगेन ये कितने सालों के लिए चलेगी, 7 सालों के लिए चल रही है, 2021 से लेकर 2028-29 तक। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो कंपनीज इसमें आएंगी तो हम उनको 4 से 6% का इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे अगर वो पर्टिकुलर कंपनी अपनी जो इंसेंटिव मतलब कि ज़्यादा गुड्स को क्या करती है, सेल करती है। फाइन। मतलब कि अगर उसको बोला हुआ है कि आपको 1 साल में या इतने टाइम में इतने गुड्स बेचने चाहिए और अगर उससे वो इंक्रीमेंटल सेल करते थे तो उस हम पर्टिकुलर कंपनी को इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। फाइन। इसके अलावा बेनिफिट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑफकोर्स अगेन इन्वेस्टमेंट आएगी, प्रोडक्शन हमारी बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे और एडिशनल 4 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिलीजेज द मॉडल पंचायत सिटीजन्स चार्टर। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी, अंडर GS2 दैट इज द पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो गाइस देखो अब ये मॉडल पंचायत सिटीजन्स चार्टर है, ये आप मेंस में अगर इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा तो आप काफ़ी अच्छे से लिख सकते हो। लाइक अगर आप इस मॉडल के बारे में थोड़ा सा मेंशन कर दो कि तो इट कुड बी एन इम्प्रेसिव। फाइन। तो अभी क्या सिटीजन चार्टर है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि पंचायत की क्या कमिटमेंट होनी चाहिए टुवर्ड्स द स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड टाइम फ्रेम ऑफ सर्विस डिलीवरी। मतलब सिंपल बात है कि जो भी वो सर्विस डिलीवर करिए वो दैट पर्टिकुलर पंचायत है वो कितनी कमिटेड है, ये शो करता है वो सिटीजन चार्टर कि वो कितनी अच्छी सर्विस डिलीवर कर रही है, किस तरह से वो अपने लोगों का सिटीजन्स के जो भी मतलब कि प्रॉब्लम्स हैं उन्हें किस तरह से एड्रेस कर रही है, ट्रांसपेरेंसी है कितनी अच्छे से मेंटेन करे किया और कितनी वो अकाउंटेबल है या फिर आंसरेबल है। फाइन। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उन्होंने एक चार्टर प्रिपेयर किया है, किसके साथ कोलैबोरेट करके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के साथ कोलैब करके। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा या फिर एक रूल बुक प्रोवाइड करेगा कि किस तरह से आप 29 सेक्टर्स में सर्विसेज को डिलीवर कर सकते हो सो दैट जो हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको सबसे पहले लोकल मतलब कि सबसे ग्रास रूट लेवल पे हम क्या करें, उनको इम्प्लीमेंट करें और अचीव कर सकें। ठीक है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो पंचायत हैं वो क्या करेंगी, अगर इस फ्रेमवर्क को यूटिलाइज़ करेंगी जो सिटीजन्स चार्टर्स बनाया जा रहा है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एंड अडॉप्ट इट थ्रू अ रिजोल्यूशन ऑफ द ग्राम सभा बाय 15 अगस्त 2021। फाइन। और इसको अडॉप्ट कर लेगी 15 अगस्त तक। फाइन। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो सिटीजन चार्टर बनाया जा रहा है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आपको पता है पंचायत हमारा 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट है रूरल एरियाज में और ये 1st लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंटरेक्शन है ओवर द 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रही है। तो देखो ऑफकोर्स हर कोई बंदा तो प्रधानमंत्री से
डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। अगर आपको सबसे पहले कोई बात करना चाह रहा है रूरल एरिया में, तो वो सबसे पहले अगर बात करता है तो अपने पंचायत लेवल पे करता है, ठीक है। सो इट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इंटरेक्शन फॉर ओवर 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। पंचायत किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो आपको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जो कि अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यू शुड नो अबाउट द आर्टिकल फाइन इन द एरियाज ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ड्रिंकिंग वाटर। इसलिए जो चार्टर है वो क्या करेगा, और ज़्यादा मतलब कि जो पंचायत है उनकी कमिटमेंट को ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, सो दैट जो पंचायत है वो और ज़्यादा इंक्लूसिव और अकाउंटेबल बने लोकल पॉपुलेशन के लिए, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल बने। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है वेरियस डिसीजंस अनाउंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाइल अनवीलिंग द बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। बाई मंथली मतलब कि एक मंथ में 2 बार जो मॉनेटरी पॉलिसी वो उन्होंने क्या किया है, अनवील किया किसने, आरबीआई ने। और उसके अलावा कुछ और डिसीजंस भी अनाउंस किए किसने, आरबीआई ने। अगेन गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी में कवर होगी अंडर द GS3। देखो गाइस अभी हमने ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की जो न्यूज़ पढ़ी है, देखो अगर आप देखोगे इसमें एज सच प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये जो आप न्यूज़ है ये मेंस में बन सकता है, ठीक है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड कुछ नहीं है। फाइन, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। मैंने आपसे एक बार कमेंट सेक्शन में भी पूछा था एंड काफ़ी लोगों ने अच्छा रिप्लाई भी किया था। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की होती है, 6 मेंबर इसमें होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके अंडर, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। ये क्या करती है, जो भी इन्फ्लेशन टारगेट्स हैं, ठीक है, उनको सेट करती है। और इसके अलावा जो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। सो यू शुड नो कि कौन इनके चेयरपर्सन होते हैं। अब जरा हम पढ़ते हैं कि क्या है। देखो सबसे पहले के जो पॉलिसी रेट, देखो पॉलिसी रेट में क्या होता है, रेपो रेट। रेपो रेट को आई थिंक आपको पता होगा, रेपो रेट का मतलब क्या होता है। देखो जो बैंक्स हैं, बैंक्स को अगर जैसे कुछ पैसा चाहिए, उधार चाहिए आरबीआई से, तो बैंक्स क्या लेते हैं, आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, तो उनको एक इंटरेस्ट रेट पे मिलता है जो है रेपो रेट होता है, ठीक है। जैसे आप लोग क्या करते हो, बैंक से पैसा उधार लेते हो बैंक रेट पे, तो उसी तरह जो बैंक्स अगर उनको सेंट्रल बैंक से आरबीआई से पैसा उधार लेना तो वो रेपो रेट पे लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या किया, जो पॉलिसी रेट है उसको कुछ चेंज नहीं किया है, अनचेंज्ड पॉलिसी रेट, दैट इज़ अ रेपो रेट को कोई चेंज नहीं किया है। मतलब कि अभी भी इसको 6th टाइम भी 4% पे ही रखा है। और जो रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट मतलब कि अब अगर आरबीआई ने किसी बैंक से पैसा उधार लिया है तो वो रिवर्स रेपो रेट पे उधार लेता है, और जो रिवर्स रेपो रेट है वो हमेशा रेपो रेट से कम होता है, ठीक है। और जबकि जो रिवर्स रेपो रेट है उसको भी कितना रखा है, 3.35% रखा है। मतलब कि ना ही रेपो रेट और ना ही रिवर्स रेपो रेट किसी को भी चेंज नहीं किया है, और वो बिल्कुल अनचेंज रखा है। दैट इज़ रेपो रेट 4% पे और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे। स्लैश्ड ग्रोथ प्रोजेक्शन, इन्होंने बोला है कि जो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 100 बेसिस पॉइंट में वो 9.5% है, बिकॉज कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज शो की है ड्यू टू द सेकेंड वेव ऑफ कोविड। इसके अलावा कुछ बताएं, वेरियस सेक्टर्स के लिए कुछ चीज़ें बताई हैं। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव स्कीम जो कि 15,000 करोड़ की है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगी सो दैट हम होटल्स और टूरिज्म सेक्टर है उनको और ज़्यादा मतलब कि क्या बना सके, थोड़ा सा उनको मतलब कि लिक्विडिटी दे सके। नेक्स्ट है एनहेंस्ड कवरेज वन टाइम डेप्ट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क स्कीम। देखो कैसे आपको पता है कोविड चल रहा है, जिसकी वजह से टूरिज्म है ये सब बंद है, तो ये लोगों का भी जो बिजनेस होता है वो पूरा ठप चला जाता है, तो ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा लॉस में चलते हैं। तो इसलिए 15,000 जो करोड़ लिक्विडिटी विंडो है वो किनको दी है, होटल्स एंड टूरिज्म को दी है। इसके अलावा एनहेंस्ड कवरेज वन टाइम डेप्ट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क स्कीम, इसमें क्या किया, जो बोरोअर्स हैं उनको देखो द मैक्सिमम लिमिट फॉर द बोरोअर्स इज एनहेंस्ड फ्रॉम रुपीज़ 25 करोड़ टू 50 करोड़। अगर सपोज करो कोई भी एमएसएमईज है, ठीक है, या फिर कोई स्मॉल बिजनेसमैन है या कोई बिजनेस लोन्स हैं, ठीक है, कोई भी अगर लोन किसी चाहिए किसी इंडिविजुअल को या एमएसएमई को, उसको क्या कर दिया, उस बंदे को जो लोन की लिमिट है उनको 25 करोड़ से बढ़ा के 50 करोड़ कर दी है, ठीक है। इसके अलावा 16 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी लाइन दी जाएगी किनको, सिडबी को, दैट इज द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को, फॉर ओन लैंडिंग टू एमएस। मतलब कि जो सिडबी है अगर वो एमएसएमईज को पैसा उधार पे देता है या फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, तो उसके लिए क्या है, सिडबी में 16,000 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे, लिक्विडिटी दी जाएगी। इसके अलावा 40,000 करोड़ की सिक्योरिटीज़ को, शेयर्स को परचेज किया जाएगा। जून में और सितंबर में 1.2 लाख करोड़ तक के जो सिक्योरिटीज़ एंड शेयर्स उनको परचेज किया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है, आरबीआई ने ये बोला है कि ये जो अकोमोडेटिव स्टैंस ले लिया है टिल इकोनॉमिक ग्रोथ रिकवर्ड शुड हेल्प ईज फाइनेंशियल कंडीशंस एंड कैप इंटरेस्ट। मतलब कि सिंपल बात है, आरबीआई कह रहा है जो भी मैंने डिसीजंस लिए हैं वो इसलिए लिए हैं सो दैट जब तक जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो रिकवर ना हो जाए, इसलिए हम कर रहे हैं। और जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस है, अगर लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं तो उनको हम हेल्प कर सके। और इंटरेस्ट रेट्स पे भी हमने कैप रखी है, बढ़ाया नहीं है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है
सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इनिशिएटिव एंड सेज पोर्टल टू सपोर्ट इंडियाज एल्डरली लॉन्च। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी आइदर अंडर GS1 और GS2। देखो इस मैंने आपको कल भी बताया, काफ़ी दिन से बता रही हूँ कि जो सोशल इश्यूज़ है वो मैक्सिमम मेंस ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन देखो अगर आपसे डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं तो वो डायरेक्ट बस सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन के बारे में पूछ सकते हैं, दैट व्हाट इज सेज, और इसके बारे में कुछ 3-4 आपको ऑप्शन दे देंगे एंड यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन आइदर 1 और 2, 1, 2, 3 लाइक दिस। फाइन, तो जरा हम पढ़ते हैं सेज इनिशिएटिव क्या है। देखो सेज इनिशिएटिव का एम ये कि हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, इवेल्युएट करना है, वेरीफाई करना है, एग्रीगेट करना है और प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना है, सॉल्यूशंस को डिलीवर करना है एंड सर्विसेज को डिलीवर करना है डायरेक्टली टू द स्टॉक होल्डर। देखो इसमें हमने क्या करा है, देखो ये जो सेज पोर्टल या जो सेज इनिशिएटिव आया है इसका एम यही है कि हमें क्या करना है, सिल्वर इकोनॉमी के आइडिया को प्रमोट करना है सो दैट हम क्या कर सकें, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए तो रेजिडेंशियल मतलब कि प्रॉपर्टी बना सकें या फिर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें सो दैट सीनियर सिटीजन्स भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को असेस कर सकें। लाइक आप देखते हो कोई बिल्डिंग्स हैं ओनली सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियाँ की जगह हम थोड़ा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएं सो दैट सीनियर सिटीजन्स भी उनका असेस कर सकें। आप देखना टूरिज्म है, टूरिज्म में मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो यंग लोग होते हैं वो ईजिली कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ चढ़ाई टाइप है तो सीनियर्स लोग उन चीज़ का असेस नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमें इस तरह से वो बनाना है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है सो दैट सीनियर सिटीजन्स के ओरिएंटेड बनाना है थ्रू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर अ डिग्निफाइड एंड द सेफ एजिंग एक्सपीरियंस सो दैट वो लोग क्या कर सके, अपनी एज का अच्छा एक्सपीरियंस ले सके और वो भी अपनी लाइफ को एक डिग्निटी से जी सके। फाइन, तो इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ अ सिल्वर इकोनॉमी बाय डेवलपिंग रेजिडेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स फॉर सीनियर्स थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर अ डिग्निफाइड एंड द सेफ एजिंग एक्सपीरियंस। तो जो सेज पोर्टल होगा ये वन स्टॉप असेस होगा जहाँ पे एल्डर जो पॉपुलेशन है उनके प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, सर्विसेज मिल जाएंगी बाय क्रेडेंशियल स्टार्टअप। मतलब कि जो स्टार्टअप्स होंगे जो स्पेशली सिल्वर मतलब कि जो सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करेंगे तो वो सर्विसेज कुछ प्रोवाइड करेंगे फॉर दैट सीनियर सिटीजन्स पर्सन। तो जो स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी इनोवेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट वो क्या कर सके, कुछ सेक्टर्स में क्या कर सके जैसे हेल्थ, हाउसिंग, केयर सेंटर्स, इनमें भी क्या कर सकें, काम कर सकें अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल असेस। बाकी कौन इसका फैसिलिटेटर एक्ट कर रहा है, एज अ मिनिस्टर ऑफ सोशल जाइंस एंड एम्पावरमेंट विल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। अब जरा हम देख लेते हैं इस इनिशिएटिव की ज़रूरत क्यों थी। देखो क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, क्योंकि जो अभी तक हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था अब वो बूढ़ा हो रहा है, तो इंडिया की जो एल्डरली पॉपुलेशन है राइज हो रही है। 2001 में 7.5% थी और 2026 में 12.5% हो जाएगी और 2050 तक 19.5% बन जाएगी, क्योंकि 90s और 80s के बच्चे सबके सब उस वक्त बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबली जो लोग 65 साल से ऊपर हैं उनकी परसेंटेज 2012 में 10% थी और 2050 तक इनकी पॉपुलेशन भी 22% तक हो जाएगी। अदर फैक्टर क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा, हाई अफोर्डेबिलिटी बनानी होगी, न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही है, मोबिलिटी एक्सेट्रा। देखो अब हम जरा देख लेते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं। देखो जो वेलबींग है ये सीनियर सिटीजन का केयर करना ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 49, तो उनको एक क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करना सीनियर सिटीजन्स को। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑलरेडी वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं, जैसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन। देखो गाइस अब ये आपका काम है, इन सभी एक बार जो स्कीम्स हैं उनको थोड़ा एक बार अच्छे से गूगल करके आप थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इसके अंडर के 60 साल से अब लोगों को पेंशन मिलती है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। फाइन, तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो ऑलरेडी सीनियर सिटीजन्स के लिए चल रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम पब्लिश इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फॉर पीपल, नेचर एंड द क्लाइमेट। तो गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी एनवायरनमेंट में कवर होगा अंडर GS3। तो अब जरा हम पढ़ते हैं, पब्लिश जो किया है UNEP ने किया है। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट पब्लिश की है वो UNEP ने किसके साथ कोलैबोरेट करके पब्लिश करी है, विद द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फॉर UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से 2030। ठीक है, देखो इकोसिस्टम रिस्टोर का मतलब आप देख रहे हो कि किस तरह से हम इकोसिस्टम को हार्म कर रहे हैं, और आपको पता भी है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। ठीक है, तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का मतलब ये कि हम किस तरह से अपने इकोसिस्टम को रिकवर कर सकते हैं जिसको हम ऑलरेडी डिग्रेड कर चुके हैं, डिस्ट्रॉय कर सकें, और किस तरह से हम अपने इकोसिस्टम को और बेटर वे में कंजर्व कर सकते हैं। फाइन, तो फाइंडिंग्स क्या है कि
हमें क्या करना होगा, देखो हम अभी तक अगर देखो जिस हिसाब से अगर हम अपनी लाइफ जी रहे हैं तो उस हिसाब से एक अर्थ भी हमें कम पड़ रही है। अगर हम इसी तरह से अपनी लाइफ जीते रहे तो हमें इस तरह 1.6 अर्थ चाहिए टू मेंटेन अवर करंट वे ऑफ लाइफ। और जो इकोसिस्टम है वो अपनी हमारी जो डिमांड्स है उसको इतनी पूरी नहीं कर सकता। हर साल जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं वो वर्थ मोर देन 10% ऑफ आर ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट इज लॉस्ट। मतलब कि हम जो मतलब कि जो हमें नेचर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारी डिमांड ज़्यादा है और नेचर हमें इतनी डिमांड पूरी नहीं कर, मतलब कि हम नेचर की डिमांड से हम ज़्यादा उससे ले रहे हैं। फाइन। और अगर आप ज़बरदस्ती उसको एक्सप्लॉइट करोगे तो आप सोच सकते हो क्या होगा। ठीक है, तो जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं वर्थ मोर देन 10% जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है वो हम कहीं ना कहीं खो रहे हैं। ठीक है, अराउंड जो 1/3 जो वर्ल्ड का फार्म लैंड है वो डिग्रेड हो चुका है। 87% जो वेटलैंड्स है वर्ल्ड वाइड टू डिसअपियर हो चुके हैं अगर हम 1700 से कंपेयर करें। और 1/3 जो कमर्शियल फिश स्पीसीज है वो भी ओवर एक्सप्लॉइट हम किया जा रहा है। डिग्रेडेशन की वजह से 40% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उनका भी जो लाइवलीहुड है वो इफेक्ट होगा। कंट्रीज़ को क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा सो दैट जो हम 1 बिलियन हेक्टेयर के डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। और उसी तरह हम कुछ और कमिटमेंट्स बनानी पड़ेगी मेराइन और कोस्टल एरियाज़ के लिए। ठीक है, रिस्टोरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हम अपने जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको बढ़ने नहीं देना है 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अमंग अदर बेनिफिट्स। ठीक है, रिकमेंडेशन ये कि हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्टोरेशन करना होगा। हमें सबसे पहले जो डिग्रेडेशन हम कर रहे हैं उसको रोकना होगा और रिस्टोर करना होगा। और जहाँ भी डिग्रेडेशन है उसको अवॉइड करना होगा। हमें लार्ज स्केल इन्वेस्ट करना होगा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में। ठीक है, इसके अलावा हमें मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करना होगा, वाटर को मैनेज करना पड़ेगा, तभी हम अपने इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। अब जब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हेल्दी रिस्टोर्ड इकोसिस्टम हमें कितने बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम सिर्फ $4 इन्वेस्ट करके हमें अगर हर एक पर रेजिडेंट हर एक बंदा $4 इन्वेस्ट करे, दैट इज़ द नियर अबाउट 7 × 4 300 रुपये अगर इन्वेस्ट भी करे, ठीक है, अगर ट्रीज़ को ग्रो करने में, तो इससे नियर अबाउट मिलियन ऑफ पीपल्स की जो हेल्थ है वो क्या कर सकती है, सुधार आ सकता है, बिकॉज आपको अच्छी एयर मिलेगी। ठीक है, उसी तरह अगर आप मैंग्रोव्स को रिस्टोर कर सकते हो तो उससे क्या होगा, 60 ट्रिलियन और यंग कमर्शियल वैल्यूएबल फिशेस वो अपने आप पैदा होएंगी और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो भी खुद पनपेंगे कोस्टल एरिया, मतलब कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा क्या है, मतलब फूड सिक्योरिटी आएगी। ठीक है, हेल्थ एंड वेलफेयर आएगा। बायोडाइवर्सिटी आप देख सकते हो अगर हम 15% को अपने लैंड को कन्वर्ट कर देते हैं राइट प्लेसेस में तो उससे हमारा जो 60% जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। इकोनॉमी को बहुत हेल्प मिलेगी। 10 ट्रिलियन जो हमारी ग्लोबल जीडी है वो 2050 तक हो सकती है अगर हमने अपने इकोसिस्टम सर्विसेज को रिस्टोर नहीं किया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इकोसिस्टम को रिस्टोर करना इस वक्त कितना ज़्यादा जरूरी है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं अपनी छोटे छोटे न्यूज़। दैट इज़ द फर्स्ट है वुमेन रिजर्वेशन इन द हायर एजुकेशन। अभी के बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो क्या करेगी, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में गर्ल्स के लिए 1/3 सीट्स को रिजर्व करेगी। इससे क्या होगा, जो गर्ल्स का पार्टिसिपेशन होगा वो इंजीनियरिंग और मेडिकल एरिया में बढ़ेगा और गर्ल्स को मोटिवेशन मिलेगा कि वो हायर और टेक्निकल एजुकेशन को परस्यू करें। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी प्रपोज किया कि हम एक बिल लेके आएंगे सो दैट हम इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप करेंगे और बेटर वे में क्या करेंगे, वहाँ के इंस्टीट्यूशन को मैनेज करेंगे सो दैट हम बिहार में क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव कर सकें और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। जो कि सबसे पहले हमें ये पढ़ना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ का है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 193 मेंबर्स हैं और इसकी सीट हेज में है। एस्टेब्लिश हुआ था 29 अप्रैल 1997 को, जब केमिकल वेपन कन्वेंशन भी फोर्स में आया था। अब आपको केमिकल वेपन कन्वेंशन पढ़ना होगा। ये वर्ल्ड का पहला मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट प्रोडक्ट, मतलब कि सिंपल बात है, देखो क्या हो गया था, जैसे वर्ल्ड वार्स हुए या यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ तो उसके बाद हर एक जो कंट्री है उसमें आर्म्स रेस लग गई थी कि कौन जितना हथियार करेगा। ठीक है, तो हर एक कंट्री को ये था कि मैं न्यूक्लियर पावर बनूँ। फाइन, तो वही बात है, अगर हर एक बंदा आर्म्स कलेक्ट कर लेगा तो सब, मतलब कि हर एक बंदा अगर मतलब बोलते हैं ना आंख के बदले आंख, तो फिर तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। तो इसलिए ये ट्रीटी लेके आई थी सो दैट हम क्या करें, कंट्रीज़ को मोटिवेट करें, इनकरेज करें कि नहीं भी आपको आर्म्स में इकट्ठी नहीं करना। ठीक है, तो ये डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट हुआ था सो दैट हम क्या कर सके, वेपन्स जो मास डिस्ट्रक्शन के हैं उनको हम क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके। और इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 2013 में फॉर इट्स एक्सटेंसिव एफर्ट्स टू एलिमिनेट केमिकल वेपन्स। अभी न्यूज़ में इसलिए ये था कि OPCW है उसने 17 इंस्टेंसेस फाउंड आउट करे हैं ऑफ यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स इन सीरिया बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि सीरिया में ऐसे 17 केमिकल वेपन्स को यूज़ किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड कलेक्शन फॉर बैम्बू ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। अभी क्या है, देखो आपको पता ही है ये जैम जो पोर्टल है इसका यही है कि ये एक ऐसा पोर्टल है गवर्नमेंट का जो वेरियस गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज यूज़ करते हैं सो दैट वो यहाँ पे क्या कर सके, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर सकें या फिर परचेज कर सकें। फाइन, तो इट फैसिलिटेट्स ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट, दैट इज द परचेसिंग ऑफ कॉमन यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीपल। अभी क्या, जो ग्रीन गोल्ड कलेक्शन फॉर बैम्बू प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने क्या कर दिया, एक डेडिकेटेड विंडो रखी है जैम पोर्टल, मतलब कि अगर आपने इसको मतलब कि प्रोक्योर करना है गवर्नमेंट ने तो इसके लिए एक अलग से एक विंडो रख दिया गया है सो दैट हम बैम्बू गुड्स को मार्केटिंग कर सकें। ठीक है, तो ये न्यू इनिशिएटिव है किसका, नेशनल बैम्बू मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का। इसका ये कि हमें क्या करना है, जो बैम्बू आर्टिसंस, वीवर्स या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं रूरल एरियाज में, उनको हमें उन लोगों को मार्केट असेस देना है, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट असेस देना है गवर्नमेंट बायर्स को। ठीक है, नेक्स्ट है स्कीम ऑफ मेगा फूड पार्क, हमने पहले भी पढ़ा ही है। ठीक है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उन्होंने क्या किया, अभी इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क को इनोग्रेट किया, कहाँ पे, रायपुर छत्तीसगढ़ में। देखो स्कीम जो ये मेगा फूड पार्क आई थी इसका यही था कि हम क्या कर सके, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को लिंक कर सकें मार्केट से, और वो हम कैसे करेंगे, बाय ब्रिंकिंग टुगेदर फार्मर्स, प्रोसेसर्स एंड रिटेलर्स, सो दैट हम क्या कर सकें, जो अपना वेस्ट है उसको सबसे मिनिमाइज़ कर सकें और हम जो उस मैक्सिमाइज आउटपुट कर सकें। ठीक है, वैल्यू एडिशन, जैसे रॉ मटेरियल से हम कुछ प्रोसेस्ड फूड बना सकें। ठीक है, मिनिमाइज वेस्टेज और फार्मर की इनकम बढ़ा सकें। ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है 50 करोड़ रुपये तक की पर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट है पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। देखो गाइस ये आपको पता होगा WTO के अंडर होता है। अभी क्या है, जो पेटेंट हुआ है ब्लैक पेपर माइक्रोन्यूट्रिएंट फोलियर फॉर्मुलेशन का, तो अभी क्या है, जो ICAR है, दैट इज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च है, उनको एक पेटेंट मिला है फॉर ब्लैक पेपर माइक्रोन्यूट्रिएंट फोलियर फॉर्मेशन। देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर है फॉर ब्लैक पेपर, वो क्या करता है, एक सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे मैग्नीशियम, जिंक और बोरॉन, उसके एक मिन ऑप्टिमल रेशियो को मेंटेन रखता है एक पत्ते में। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूमर एंटीजन SPAG9 ट्रेडमार्क। तो गाइस ये कुछ पता है, कुछ पेटेंट्स हैं और जो ट्रेडमार्क है जो अभी जिनको मतलब कि फुलफिल हुए हैं। ठीक है, जो अभी जो SPAG9 एंटीजन है उसको एक ट्रेडमार्क मिल गया ये, और ये इस एंटीजन को डेवलप किया गया था 1998 में, किसके द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के द्वारा, जो DBT के अंडर है, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर। करंटली ये जो ट्रेडमार्क है उसको यूज़ किया जा रहा है डेंड्रिटिक सेल में बेस्ड इम्यूनोथेरेपी इन सर्विकल ओवरिन कैंसर, और इसको ब्रेस्ट कैंसर में भी यूज़ किया जाएगा। जो ट्रेडमार्क होता है वो वर्ड या फ्रेज कोई सिंबल या डिज़ाइन होता है जो उस गुड को डिफ्रेंशिएट करता है किसी भी और पार्टी के या ऑर्गेनाइजेशन के गुड से। ठीक है, दोनों जो पेटेंट्स और जो ट्रेडमार्क्स होते हैं वो ग्रांटेड किए जाते हैं किसके द्वारा, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेड के अंदर, जो किसके अंडर है, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 एंड ट्रेडमार्क एक्ट 1999 रिस्पेक्टिवली। फाइन, तो पेटेंट्स को जो प्रोटेक्ट किया जाता है वो अंडर दिस एक्ट एंड ट्रेडमार्क्स को प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट है कार्बन एमिशंस। एक मिनट यार, ये नीचे क्यों नहीं हो रहा है, वेट, यस। तो लास्ट न्यूज़ है कार्बन एमिशंस बाय इंडियन IT डाउन 85%। तो कभी क्या एक स्टडी हुई है जिसमें ये बताया ड्यूरिंग द ईयर, तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो IT इंडस्ट्री है उसके द्वारा जो कार्बन एमिशंस आते थे वो 85% ड्रॉप हुए हैं ड्यू टू द हाइब्रिड वर्किंग मॉडल्स, ई मोबिलिटी एंड द डिजिटाइजेशन। ओनली जो 4 to 5% है ऑफ एन अप्रॉक्सीमेट 4.4 मिलियन वर्कफोर्स इज द आउटस्टैंडिंग इंडस्ट्रीज ट्रैवलिंग टू द वर्क। फाइन, तो गाइज यहाँ पे जो डेली करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।